सही बात है। ये ओके? मुझे ये बताएं, यस सर। कल के लेक्चर से कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? यस सर, यानी कि सवाल है। गुड, पूछें। कल के लेक्चर से कोई प्रॉब्लम? 705, 706, 570, 700, 701, एनी क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 14, 700 सीरीज। सर वैल्यूएशन में क्या क्या चीजें लिख सकते हैं? वैल्यूएशन में क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं? आप पीपी की बात कर रहे हैं, पीपी की वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं? कोई भी हो, पीपी की ले लें। चलिए, अगर हम पीपी की वैल्यूएशन ले लें तो सबसे पहले आप बताएंगे कि अगर तो मैनेजमेंट ने वैल्यूएशन निकाली है तो नॉर्मली आपको उस वैल्यूएशन पे शक होगा, क्योंकि कंपनी चाहेगी कि उसके एसेट ओवरसेट होके वो दिखाएं फाइनेंशियल्स के अंदर। तो अब आपने क्या करना है, आपने अपना वैल्यूअर बुलाना है और अपने वैल्यूअर से हमें हमारे मुताबिक वैल्यूएशन करके दो। अगर तो आपके वैल्यूअर की और उसके वैल्यूअर की जो वैल्यूएशन है वो करीब करीब है, ज़्यादा मेन फ़र्क नहीं है या इममटेरियल सा फ़र्क है, तो हम उनकी वैल्यूएशन के ऊपर इकरार कर सकते हैं। बट अगर फ़र्क ज़्यादा आ रहा है, जिस तरह कल के सवाल में आ रहा था 500 मिलियन का फ़र्क आ रहा था, तो उसमें ऐसा है कि हम ये करेंगे कि उनको बताएंगे कि भैया हमारा वैल्यूअर ये कह रहा है, आपका वैल्यूअर ये कह रहा है, और एक थर्ड पार्टी एनालिसिस भी करा सकते हैं जो कि बिल्कुल ऐसा बंदा हो जिसका ताल्लुक कंपनी से ना हो, ना हमसे हो ना कंपनी से हो। तो फिर ये देखा जाएगा कि किसकी वैल्यूएशन दुरुस्त है। नॉर्मली सवाल के पर्पस के लिए हमारी वैल्यूएशन दुरुस्त हो रही होगी, तो उनको समझाना है कि भाई अपनी वैल्यूएशन को ठीक करो। अगर वो ठीक कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, आप साफ रिपोर्ट दे दें। अगर वो ठीक नहीं करते हैं तो फिर आपने उनके बड़ों से बात करनी है। अगर बड़े भी नहीं मानते हैं, ठीक है, तो फिर आप ख़राब रिपोर्ट दे रहे होंगे। फिर वैल्यूएशन के अंदर और क्या काम किया जा सकता है, हम उनकी वर्किंग को अपनी वर्किंग के साथ क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, उनकी वर्किंग को रीकैलकुलेट करके देख सकते हैं। उन्होंने जो वर्किंग निकाली है, एक तो वर्किंग फिगर आ गई, एक है उस फिगर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उन्होंने उतारा कैसे है, यानी कि डबल एंट्री कैसे पास की है, क्या वो डबल एंट्री ठीक पास हुई है या नहीं, ये देखा जा सकता है। फिर क्या उन्होंने तमाम ग्रुप ऑफ एसेट्स को रीवैल्यू किया या सिंपल सिर्फ एक आधे को किया है, अदरवाइज वो फिर IAS 16 की खिलाफवर्जी कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। और फिर अगर सवाल बहुत ही ओपन है या नंबर ज़्यादा है तो आप एक्सपर्ट के ऊपर भी बात कर सकते हैं कि वो एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट है, केपेबल है, ऑब्जेक्टिव है, उसकी अजम्पशंस क्या हैं, उसके टूल्स क्या हैं, उसके मेथड्स क्या हैं, वो चैप्टर 12 वाली बातें उसमें आ सकती हैं। तो ये है वैल्यूएशन अगर आप पीपी की बात कर रहे हैं तो। क्वेश्चन मोस्टली है इवैल्यूएट द इशू एंड इम्प्लीकेशन और रिपोर्ट। तो सबसे पहले आप इवैल्यूएशन में ये बताएंगे कि जो आपको सिनेरियो दिया हुआ है ना, उसी सिनेरियो को आपने थोड़ा सा आसान करके आसान अंग्रेजी में लिख देना है, अलोंग विद एडिंग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स अकाउंटिंग के बता दिया आपने। उसके बाद जब वो आपसे कह रहा है कि रिपोर्ट के ऊपर इम्प्लीकेशंस बताओ, तो इम्प्लीकेशंस के अंदर अब आपने बताना है कि सबसे पहले आप ओपिनियन कौन सी देंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू करेंगे कि उस रिपोर्ट में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चेंजेस आ रही होंगी। ठीक है, और कौन सा पैरा नया ऐड होगा, कौन सा पैरा माइनस करेंगे, किस पैरा में क्या करेंगे, वो सारी बातें हम आपको बता रहे होंगे। अगर चीज़ इममटेरियल है तो फिर आप एक एक्स्ट्रा बात भी ऐड करेंगे कि वो इंडिविजुअल और एग्रीगेट का इफेक्ट हम देखेंगे। और कोई सवाल? सर जैसे वो रीजन की ओपिनियन की रीजन बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में देते हैं जी, तो हम इसको डिस्क्राइब भी करना है कि नंबर ज़्यादा अगर तो नंबर 5 से ज़्यादा है, अगर तो नंबर 5 से ज़्यादा हो रहे हैं तो आप जब उसको इवेल्युएट कर रहे हो ना, आप उस इवेल्युएशन के अंदर बता दो, मगर पूरा पैराग्राफ ड्राफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है अनलेस को वो सवाल में कह दे कि मॉडिफिकेशन वाला पैराग्राफ ड्राफ्ट करके लेकर आओ। अगर वो नहीं कह रहा तो फिर खुद से पंगा लेने की ज़रूरत नहीं। कोई और सवाल? चैप्टर 14 में कोई क्यूरी है तो बताइए। आज का टारगेट हमारा इतना बड़ा नहीं है, मैनेजेबल टारगेट है, तो अगर कोई सवाल है तो बताएं। कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी फ्रॉम द यस्टरडेज सेशन? कभी कभी ना मैं ओवर एक्सपेक्ट कर जाता हूँ आप सबसे। मैं सोच के आता हूँ कि आप लोग सवाल पे सवाल लेकर आए होंगे और लगता है कि आप लोग सो के आ जाते हैं। वो मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, जेन्युइन स्पीकिंग कोई सवाल नहीं है, श्योर कोई सवाल नहीं, पक्की बात है, कोई सवाल नहीं, लॉक कर दिया जाए। चलो
अब शुरू करते हैं एक रिलेटिवली इजी टारगेट से, दैट इज मटीरियलिटी। दैट इज मटीरियलिटी। सर जी, मटीरियलिटी का जो स्टैंडर्ड है, जो उसका फ्रेमवर्क है, आईकैप में दो तरह से ये सवाल पूछा जाता है। एक सवाल वो होता है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जिसमें वो टिपिकली मटीरियलिटी को पूछ रहा होता है स्केप्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बात समझ आ रही? वो उसको टेस्ट करेगा स्केप्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें वो क्या पूछ सकता है? डेफिनेशन। उसमें वो पूछ सकता है कि बताएं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या होती है। उसमें ये पूछता है कि बताएं मटीरियलिटी कितने बेंचमार्क से आप निकाल सकते हैं। उसमें ये पूछ सकता है कि क्या मटीरियलिटी वंस डिटरमिन्ड, आप उसको सब्सिक्वेंट जब आप परफॉर्मेंस फेज में जाते हैं उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद वो ये पूछ सकता है कि भाई बताओ मटीरियलिटी निकाली कैसे जाती है और डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मटीरियलिटी। तो स्टैंडर्ड देखने में छोटा सा है मगर उसकी सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है। आप उसकी कोई भी लाइन मिस नहीं कर सकते क्योंकि मटीरियलिटी का जो स्टैंडर्ड है उसकी एक बहुत अहम रोल है इन 700 सीरीज के सवाल। वो इंडिविजुअल सवाल भी पूछ लेता है और वो 700 के साथ उसका सवाल मिला के भी टेस्ट कर लेता है। तो किसी भी टाइम आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि मटीरियलिटी का स्टैंडर्ड जो है वो हल्का है। दिखने में छोटा है मगर दिखने में उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं इस वक्त आपके पास 3 सवाल लेकर आया हूं सिलेबस के, और वो 3 ऐसे सवाल हैं जो कि तकरीबन सारा स्टैंडर्ड कवर कर जाते हैं। और जो रीसेंट सवाल आए ना, आपको जान के हैरानगी और परेशानगी होगी कि आईकैप ने अपने सारे सवालों को जोड़ के वो सवाल बनाया हुआ था। अभी देखते हैं। ये सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। ट्रोजन लिमिटेड। इस सवाल में आपको एक टेबल दिया गया और कुछ बातें बताई गई हैं और आपने डिसाइड ये करना है कि जो बेंचमार्क आपके टीम में लगाया है वो बेंचमार्क ठीक है या नहीं। सर जी, यू आर द मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी ट्रोजन लिमिटेड। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहां पे जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि कंपनी का पहला साल है, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है और टिपिकली पहले साल के प्रॉफिट्स तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। कंपनियों को प्रॉफिटेबल बनते बनते कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो शुरू में उनको लॉस आ रहा होता है। हो गया? रेवेन्यू इस कंपनी का है 12,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 72, टोटल एसेट्स 13,000 और लायबिलिटी 7,000। Since this is first year of operation, the profit before tax was quite low. However, as per the management's projection, the PBT would grow exponentially over the next 3 years. वही बात कर रहा है कि अगले 3 सालों के अंदर अंदर हम इसको बढ़ा सकते हैं, मगर शुरुआती टाइम में ये जो है वो कंपनी में इतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट नज़र नहीं आएगा। आपकी ऑडिट टीम उसी कागज़ों पे चल रही थी जो इन्होंने सीखा है। योर ऑडिट टीम हैज डिटरमिन्ड द मटीरियलिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। इन व्यू ऑफ द ऑडिट टीम, पीबीटी इज द मेन परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखें, जो बात टीम कह रही है वो दुरुस्त है कि डायरेक्टर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, इनकी नज़र में अगर हम कंपेयर करें रेवेन्यू, एसेट्स, लायबिलिटीज और पीबीटी, पीबीटी सर्व्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेंचमार्क, क्योंकि पीबीटी ही डिसाइड करता है कि कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी। और दूसरा, पीबीटी से ही एनुअल डिविडेंड्स भी आपको मिल रहे होते हैं। तो अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करें, डायरेक्टर्स की बात करें, तो ये बात कहना मुनासिब है कि उनकी नज़र में जो अप्रोप्रिएट बेंचमार्क है दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मगर यहां पे वो मसला नहीं है। मसला यहां पे ये था कि कंपनी का पहला साल है। अगर मैं पीबीटी को ले भी लूं तो देखें 72 का 5% क्या होगा? गालिबन 3.6 यही आता है, 3.6। और
3.6 अगर मैं मटीरियलिटी रखूं, इसका मतलब है कि हर गलती इमटीरियल उस वक्त होगी जब वो 3.6 से नीचे होगी। मेरे पास कुशन कम हो गया, मेरे पास उसको टैकल करने का मार्जिन कम हो गया है। तो मैं अब ये करूंगा कि छोटी से छोटी गलती को भी पकड़ के मैनेजमेंट से ठीक करवा रहा हूँ, और वो भी अपनी जगह पे राइट है कि कंपनी को तो बने अभी अभी 1 साल हुआ है, तो उनको भी टाइम लगेगा। तो यहां पे अप्रोप्रिएट बेंचमार्क तो पीबीटी नहीं हो सकता, तो उसके अलावा क्या करें? रेवेन्यू करें, टोटल एसेट्स करें, या टोटल लायबिलिटी करें? रेवेन्यू करें 12.5। अब इसमें भी 2 राय हैं। पहली राय ये है कि कंपनी के स्टेक होल्डर्स मुझे बताइए कौन कौन से होते हैं? शेयर होल्डर्स के लिए पीबीटी, डायरेक्टर्स के लिए पीबीटी, वो तो साइड पे हो गए। और बताएं, लेंडर्स, अगर लेंडर्स होंगे या जिन्होंने कंपनी को डेट दिया होगा वो जाएंगे टुवर्ड्स एसेट, क्योंकि एसेट की जितनी वैल्यू हाई होगी उतना ही उनके पास चांस होगा कि वो अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है, उनके पैसा वापस नहीं करती है, तो वो एसेट को बेच के पैसा रिकवर कर सकते हैं। रेवेन्यू हमने याद करें कब लिया था? नॉट फॉर प्रॉफिट, और वो कंपनी जो कि लॉस अर्न कर रही है। तो अगर सवाल हमें यह कहता कि कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो ऐसी है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स कम है और डेट होल्डर्स ज्यादा है, तो फिर हमें जाना पड़ता है टुवर्ड्स टोटल एसेट्स। बट अभी हम कहां जाएंगे? टुवर्ड्स रेवेन्यू, और रेवेन्यू के मुताबिक हम अपनी मटीरियलिटी निकाल लेंगे, और ये अप्रोप्रिएट बेंचमार्क बन जाएगा जस्ट फॉर द फर्स्ट सम ईयर्स। मगर जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती जाएगी, हमें उस रेवेन्यू से निकल के कहां पे मूव करना पड़ेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे मूव करना पड़ेगा। तो 6 नंबर के लिए आपने ये सारी बातें बयान करनी थी, एंड आई एम हैप्पी कि इसमें से आपने अच्छा कंट्रीब्यूट किया, तो आपके लिए तालियां बजती हैं। हो गया? आगे चलें। ये टेबल देखें, टेबल को तसल्ली से देखें। ऑटम 2023 का सवाल है, टेबल को जरा बगौर देख लें। देख रहे टेबल को? टेबल में 2 तरह की कंपनीज दी हुई हैं, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। उसका डाटा दिया हुआ है और नीचे बताया हुआ है कि डेट इक्विटी रेशियो क्या है। पहले डाटा को डाइजेस्ट करें। जी, तो कंपनी ए एंड कंपनी बी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में नेट एसेट्स दिए हुए दोनों कंपनीज के, रेवेन्यू दिया हुआ दोनों कंपनीज का, और पीबीटी दिया हुआ है तीनों कंपनीज का। सिर्फ इसमें एक मसला ये है कि 23 के अंदर 16 मिलियन का लॉस है कंपनी बी में, और नीचे एक 9 मिलियन की फिगर दी हुई है, दैट इज अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, और उसके नीचे आपको डेट इक्विटी के बारे में बताया हुआ। रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से है, कैलकुलेट द मटीरियलिटी एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल फॉर ईच कंपनी सेपरेटली फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023। तो अब हमने निकालनी है मटीरियलिटी, दोनों कंपनीज की निकालनी है। शुरू करते हैं कंपनी ए से। मुझे बताइए कंपनी ए को बने हुए कितने साल लग रहे हैं कि हो गए हैं? 3। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स ग्रो कर रहा है 690 से 768 और उसके बाद 864। तो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे देखें डेट इक्विटी रेशियो भी क्या है, 90% इक्विटी वाले हैं और 10% सिर्फ और सिर्फ डेट होल्डर्स हैं। तो मेन स्टेक होल्डर्स कौन से हैं? इक्विटी। तो यहां पे अप्रोप्रिएट बेंचमार्क कौन सा होगा? तो हाँ लिस्टेड भी है। तो हम किसको मल्टीप्लाई करें? 864 मल्टीप्लाई बाय 5%। बताइए क्या आंसर आता है? 43.2 यही आ रहा है।
शायद 43.2 मिलियन। तो ये तो आपने बता दिया कंपनी ए के बारे में और आपको एक नंबर मिल गया। अच्छा जी, अब निकालना है कंपनी बी। कंपनी बी में देखते हैं तो करंट ईयर में लॉस है, 16 मिलियन का लॉस है। और अगर मैं नीचे तक जाके देखूं तो ये कंपनी ज्यादा क्रेडिटर्स की है, शेयर होल्डर्स की नहीं है। तो फिर मुझे टोटल एसेट्स की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो टोटल एसेट्स कितने हैं, नेट एसेट्स कितने हैं, 571। इसकी परसेंटेज क्या होगी, 3% या 5%, अप टू 3%। तो आप 3% तक इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। निकालिए आंसर क्या आ रहा है, 17.13। मुबारक को 2 नंबर आपके पक्के हो, 2 नंबर आपके आ गए। नीचे वो कह रहा है डिस्कस द रीजंस फॉर सिलेक्शन ऑफ दैट अप्रोप्रिएट बेंचमार्क फॉर द मटीरियलिटी इन ए अबव। अब नीचे आपने फिर से वही दास्तान सुनानी है जो कि अभी हमने इस सवाल में सुनाई थी कि हमने कंपनी ए के लिए पीबीटी क्यों लिया और कंपनी बी के लिए हमने टोटल एसेट्स या नेट एसेट्स की वैल्यू क्यों ली है। ये बात अब आपने क्लियर करनी है उसको। तो उसकी लॉजिक क्या देंगे कि कंपनी ए का जो मेन स्टेक होल्डर है दैट इज शेयर होल्डर और उसका ताल्लुक प्रॉफिट से होता है, तो उसके लिए हमने पीबीटी चूज किया। और दूसरी तरफ डेट इक्विटी रेशियो ये बता रही है कि वो डेट होल्डर है और डेट होल्डर ज्यादातर एसेट्स को वैल्यू करते हैं, तो इसलिए हम, और आप ये भी बताएंगे कि करंट ईयर में लॉस है, तो इसलिए भी हम डाइवर्ट हुए हैं और हमने नेट एसेट्स को यूज किया है। डन यहां तक? कोई सवाल जी? लास्ट क्वेश्चन में रेवेन्यू वाली बात, हमने ये कहा था कि रेवेन्यू हम किन कंपनीज में कंसिडर करते हैं, उन कंपनीज में करते हैं जहां पे कंपनी लॉस में जा रही हो और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। ये नॉट फॉर प्रॉफिट तो नहीं है, लॉस आया है मगर 1 साल में आया है, या तो कंसेक्यूटिव लॉसेस होते तो हम मूव करते टुवर्ड्स रेवेन्यू। दूसरा मेन फैक्टर जो कि हमें शिफ्ट करा रहा है दैट इज डेट इक्विटी रेशियो। तो इस वजह से मैं नेट एसेट्स लूंगा, रेवेन्यू काउंट नहीं लूंगा। सवाल जहां पे खत्म नहीं हुआ। अच्छी डेट इक्विटी रेशियो ये होती है 10 to 90। जितना डेट कम हो उतना ज्यादा फायदा है। हाँ क्या आप दो फार्मूले होते हैं ना इसके। कौन सा? लॉन्ग टर्म लोन डिवाइड बाय इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन। हाँ और एक है लॉन्ग टर्म लोन डिवाइड बाय इक्विटी। हाँ यही वाला होता है, लोन ओवर इक्विटी होता है। हाँ जी कोई सवाल? अच्छा, पार्ट सी, ब्रीफली डिस्कस द परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, और वो कैसे निकालेंगे। मेरा आपसे एक सवाल है, व्हाट एक्चुअली इज परफॉर्मेंस मटीरियलिटी? एक ऐसी अमाउंट जो कि मटीरियलिटी से नीचे सेट की जाती है, उसका फायदा क्या होता है? ताकि कुशन मिल जाए, हमें एज मिल जाए कि अगर एकदम से अनकलेक्टेड अनडिटेक्टेड में स्टेटमेंट सामने आती हैं तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो उसके लिए हमने मार्जिन मेंटेन किया होता। तो सी पार्ट में वो क्यों कह रहा है कि हाउ आप निकालेंगे परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, क्यों? ये 9 मिलियन कहता है, अचानक से पिछले साल 9 मिलियन का ऐसा एरर निकल आया था, ठीक है, तो हो सकता है कि इस साल भी वो निकल आए। तो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी नॉर्मली स्पीकिंग तो एक्चुअल अमाउंट से कम होगी। अच्छा मुझे बताइए, इस साल आपने अमाउंट कितनी निकाली है? कितनी? 43.2। तो आपने सिंपल ये करना है 9 माइनस कर देना, 43.2 माइनस 9 बन जाएगा 34.2। so this is how you will calculate performance materiality. डन? ये 2 सवाल समझ आ गए सर? ये रिसेंट सवाल इन्हीं 2 को मिला के पूछा हुआ था। सवाल पढ़े और आपको बताऊं 9 नंबर कितने आसान थे। You are the audit manager responsible for overseeing the audit of Candy Crafts Limited, a listed company. तो हाईलाइट पॉइंट क्या बन गया? लिस्टेड कंपनी। और आगे ईयर एंड आ रहा 30 सितंबर 24।
Audit team assigned in August 24 gathered the following data with the 2024 figures estimated on quarterly basis. ठीक है, वो नीचे डाटा आपको दे दिया. Required 3 नंबर के लिए calculate the materiality at the FS level, also discuss the reasons for appropriate benchmark. अब देखें, पहला सवाल जो हमने किया था उसमें डेट इक्विटी रेशो नहीं थी, दूसरे सवाल में डेट इक्विटी रेशो थी. तो इस सवाल के अंदर देखें जरा 22 से लेकर 24 तक ज्यादा रेशो किसकी है? इक्विटी की है. 90 से 89, 89 से फिर से 91. तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट बेंचमार्क पीबीटी, और पीबीटी कितना है इनका? 2235. 2235 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5% से, तो आपका आंसर आ गया. ये 3 नंबर यही थे. तीनों सालों ना 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 ना, सिर्फ आपने 24 की बतानी है. एग्जामिनर कमेंट्स में बाकायदा ये लाइन लिखी हुई है, जाके देखिएगा कि बच्चों ने खामखा 3 साला मटीरियलिटी निकाली जो कि हमने पूछी ही नहीं थी. हमने सिर्फ आपसे 24 का डाटा देके 24 की ही बात कर रहे थे, और आपने बस ये डिसाइड करना था कि आप कौन सा अप्रोप्रिएट बेंचमार्क लेकर आएंगे. तो अगर किसी ने ये सवाल किया होता जाने से पहले किसी ने अगर ये सवाल किया होता तो ये 3 नंबर हासिल करना मुश्किल नहीं था. 6 हो जाते. इसके अगला वाला पार्ट भी आसान, इससे भी आसान है वो. सब दोनों सही थे. On September 24, a fire incident occurred at CCL. क्या हमारे साल में हो रहा है? हमारा साल क्या है? 30 सितंबर 24. आग कब लग रही है? 25 सितंबर, यानी कि हमारे साल में ही लग रही है. A fire incident occurred at CCL resulting into damage to some of the plant machinery and inventory. This led to the impairment of the damaged plant and machinery and the write down of the damaged inventory to its NRV. At the year end, after incorporating these adjustments, the estimated figure have actualized and now revenue है 9000, PBT बन गया है 50 मिलियन और नेट एसेट्स बन गए हैं 7700. अब क्या करेंगे? रेवेन्यू देंगे. अभी भी हम पीबीटी ही लेंगे, बस फर्क ये आएगा कि अब हमारी वैल्यू कितनी होगी? 50 मिलियन. ये एक रीजन है. अब पीबीटी कम हो गया, पहले क्या था? 2235, कम हो गया कितना हो गया? 50 मिलियन. कंपनी लिस्टेड ही है, ठीक है, कंपनी को नुकसान हो रहा है. क्या कंपनी लॉस में जा रही है? नहीं. अब मजे की बात यह है कि एकदम से आप अगर इतनी ज्यादा मटेरियलिटी गिरा देंगे तो इमटेरियल वाली चीज भी आपको मटेरियल लगना शुरू हो जाएगी. उस चीज को काउंटर करने के लिए अब आप सोचेंगे कि क्या मैं रेवेन्यू लूं या अब मैं नेट एसेट्स लूं. ये आप अपनी मटेरियलिटी की अमाउंट को चेंज कर रहे हैं. जो आपने शुरू में डिसाइड कर ली थी वो किसके मुताबिक की थी? आपने पीबीटी के मुताबिक की थी. और कंपनी में मोस्टली कौन लोग हैं? शेयर होल्डर्स. तो चॉइस है रेवेन्यू या एसेट्स. नाउ आई वुड बी इंक्लाइन टुवर्ड्स रेवेन्यू. नाउ आई विल बी इंक्लाइन टुवर्ड्स रेवेन्यू. तो अब मुझे 9000 का कितने परसेंट लेना पड़ेगा? 1%. कितना आ जाएगा? 90 मिलियन. और अगर मैं 50 का 5 लेता तो 2.5. तो 2.5 कंपेयर टू 90, बड़ी फिगर कौन सी आ जाएगी? 90 मिलियन. तो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी मुझे आगे सब्सिक्वेंटली चेंज करनी पड़ी. इनिशियली मैंने जो निकाली थी उसके बाद कंपनी के अंदर कुछ मसले मसाइल पैदा हो गए जिससे प्रॉफिट हमारा सब्सिक्वेंटली कम हो गया. इतने कम प्रॉफिट के ऊपर अगर मैं लगाऊंगा मटीरियलिटी तो उसकी अमाउंट बहुत ही कम आएगी, जिसकी वजह से हम हर छोटी से छोटी ट्रांजैक्शंस को चेक करने पे मजबूर हो जाएंगे. इस चीज को ओवरकम करने के लिए, और चूंकि कंपनी अभी भी प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग नहीं हुई, अब हमारे पास ऑप्शन है इधर रेवेन्यू और एसेट्स. एंड बिकॉज ये अभी इक्विटी शेयर होल्डिंग में ज्यादा है तो हम एसेट्स नहीं लेंगे. कौन सा बच गया? रेवेन्यू. उसके साथ उसकी परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे. रेवेन्यू का 5% क्यों नहीं लेंगे? उस टेबल में क्या आ रहा?
1 to 5, तो बस ठीक है। जो हाँ आपके पास 1 to 5 तक की एक लेवरेज होती है, आप बेशक 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 1 ले लें, ये आपके ऊपर है। लोअर साइड पे रहना है तो 1% ले लें, हाइट पे जाना है तो 5% ले लें, ये आपके ऊपर है, ये डिपेंड करता है। इवन आप ये भी उसको बता सकते हैं कि हम 9,000 को 1 से 5 तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। आप कोई एग्जैक्ट अमाउंट अगर नहीं भी बता रहे तो कोई मसले वाली बात नहीं है, बस आपने बताना ये है कि इसकी रेंज ऑफ परसेंटेज ये है, और जो बेंचमार्क मैं चूज कर रहा हूं दैट वुड बी नाउ रेवेन्यू एंड नॉट एसेट्स एंड पीबीटी। तो सर जी 9 नंबर में क्या मसला था? मुश्किल सवाल था ये? मुश्किल सवाल नहीं था। यकीन मानिए डिसेंट पेपर मेरे हाथ में है, ये देखें, ये डिसेंट पेपर है, इतना आसान पेपर बना हुआ है कि आपकी सोच है, मगर बच्चों का रिजल्ट उतना ही खराब है। हमने कल 3 सवाल देखे थे रिपोर्ट्स वाले, देखे 15 नंबर के वो सवाल था, फिर 9 नंबर का ये सवाल था, कितने हो गए? 24 हो गए। 20 नंबर की तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्राइमिंग आखिरी सवाल था, कितने हो गए? 44। एथिक्स का सवाल 15 नंबर का, कितने हो गए? 59। उसके बाद अगर आपने कभी गौर किया हो उस सवाल को, पेपर को, क्वेश्चन नंबर 4 जो आया था सब्सटेंटिव वाला, ये भी 2 सवालों को उसने जोड़ के पूछा था। सिर्फ एक सवाल मुश्किल था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3। हाँ 13 नंबर का सवाल, और उसकी खातिर आपने पेपर ही खराब कर दिया। इसमें दोनों ली थी हमने, चलो उसमें क्या किया था क्या नहीं किया वो तक बात की बात है, तो हम करेंगे सवाल अभी। द पॉइंट इज के उसके देखें एग्जाम में जाने से पहले हमें कुछ बातें तो पता है कि एक सवाल एथिक्स का कंफर्म है, एक सवाल रिपोर्ट्स का कंफर्म है, एक सवाल सब्सटेंटिव वाली साइड से कंफर्म है, एक सवाल कंट्रोल्स का कंफर्म है, फिर एक सवाल रिस्क का कंफर्म है। फ्रॉड और रिस्क आपस में वेरी कर सकता है, और चैप्टर नंबर 3 से 20 नंबर भी आपने कंफर्म हासिल करने ही करने। तो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 14 और 13, इनको मिला के ही आप 50 नंबर हासिल कर सकते हैं, सिर्फ इन 3 चैप्टर से। 15 में से 3 चैप्टर्स आपको आधे नंबर दे जाते हैं। भाई 20 का 3 है, 15 का सिर्फ 700 सीरीज 15 नंबर की है, और अगर सवाल इनमें से आ जाए 560 580 में से, तो वो 15 जंप करके 20-25 बन जाती है। और एथिक्स का 15 कंफर्म, चले 15 ले लेते हैं, 15 एथिक्स 15 रिपोर्ट, कितना हो गया? 30, और 20 नंबर 3 से 50। सर एथिक्स में से मतलब पूरे नंबर आ जाते हैं? सर मैं टोटल 100 की रेशो बता रहा हूँ। 50 नंबर का पेपर 3 चैप्टर्स में से आना है। अगर आप यही 3 चैप्टर्स अच्छे से तैयार कर लें, इसमें आप 70% भी अच्छा परफॉर्म कर जाएं, कहाँ पे खड़े हो जाएंगे? 35 पे। अगले 50 में से 25 नहीं हासिल करने, कितने हासिल करने हैं? 15-16 हासिल करने। चलो तुम 14 हासिल कर लो, 49 का आएगा, फेल नहीं करता। नहीं, उसकी कोशिश होती है कि वो बच्चे को पुश करके पास करे, उसकी कोशिश ही होती है कि वो बच्चे को पुश करके पास करे। आई क्या आपने कभी बच्चे को जान के फेल नहीं किया? नहीं, वाकई जान के फेल नहीं करता। हम आई को बहुत बुरा समझते हैं, इतना बुरा नहीं है। क्या हुआ? हाँ, जब हम स्टूडेंट थे तो नहीं, मजे की बात बताऊं, ठहर जाओ, नहीं वो बात नहीं है। जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, हम भी आप जैसे ही थे। मसला ये था कि तब उस वक्त मीडिया इतना ओपन नहीं था, फेसबुक इतनी डेवलप नहीं थी, व्हाट्सएप तकरीबन ना होने के बराबर था, तो हमें डिस्ट्रैक्शंस कम थे, आपको डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा है, तो उनसे अपने आप को बचा के चलना। दामन जी, आपने जैसे कहा 20 नंबर की क्लास में गई है जी, तो बच्चों को 20 से भी कम नंबर आए हैं, तो यानी वो तो ब्रिलियंट थे, यानी उनके कैसे आ गए? यानी हमने तो छापा मारा था बिल्कुल वो बच्चे भी देखे जिनके 3 नंबर आए हुए हैं।
वो बच्चे भी देखे जिनके 8 नंबर आए हुए हैं, और वो बच्चे भी देखे हैं जिनका मॉक पास हुआ था उनके 6 नंबर आए हुए हैं। इस दफा कुछ एम्बिग्विटीज भी हुई हैं और वो कोई ढकी बात नहीं है, मगर उसको फॉलो अप करना थोड़ा सा मुश्किल है जी। सर मेरा मॉक पास था 7 मार्क्स है। देख सैंपल हमारे दरमियान मौजूद है, जो भी शायद है मगर ये अनोमली है। मैं मुश्किल वर्ड बोल गया हूँ, 9 सर ये अनोमली है, हमेशा ऐसा नहीं होता। नॉर्मली के चक्कर में 4000 बच्चे दौड़ पे लगे। तो 4000 दफा फी भी तो आनी अगली, वो तो फायदा। क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं आईकेप की बात कर रहा हूँ। खैर, इससे पहले आप गैर जरूरी बातें मेरे मुंह से निकलवाएं, मजीद आगे चलते। ये तो खत्म हो गया। क्वेश्चन था कौन सा कौन सा कौन सा? सर, इसके अंदर जब रेवेन्यू लेंगे ना तो 1% लेंगे तो 90 बनता है। ठीक है, जब मतलब 5% है तो 450 मिलता है। ठीक है। लेकिन सर 1% ही लेना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पिछली दफा ये दिस इज प्योर जजमेंट। आप कंपेयर कर सकते हैं लेकिन पिछली कि अगर हम, हाँ, आप कंपेयर कर लें कि अगर मैं पीबीटी के साथ चलता तो मेरी कितनी आती, उसके आसपास की फिगर लेना। यही है सर, पीबीटी 111 है। हाँ तो बस ठीक है, फिर 90 ओके बनती है, उसके आसपास की फिगर लेना। अच्छा जनाब, 580 पहले करते हैं। आइजा 580, इट इज फॉर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। चैप्टर बहुत छोटा सा है, क्यूट सा है और स्टैंडर्ड। इसमें मजे की बात बताऊं आपको, 90% क्वेश्चंस आईकैप एक एरिया से पूछता है, और वो एरिया है ये डाउट एज टू रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस या रिप्रेजेंटेशन उसने प्रोवाइड नहीं की। उसमें लिखना क्या गया, पहले देख लेते हैं। इफ ऑडिटर हैज कंसर्न्स अबाउट कंपनी कॉम्पिटेंस, इंटेग्रिटी और एथिकल वैल्यूज, तो ऑडिटर डिटरमिन करेगा कि भाई इनकी रिलायबिलिटी में मुझे अब क्या आ गया है, शक आ गया, डाउट आ गया। नाउ ही विल बी मोर स्केप्टिक, ही वुड बी मोर स्केप्टिक। अगर उनकी तरफ से आई हुई रिप्रेजेंटेशंस मैच नहीं कर रही हमारे ऑडिट एविडेंस के साथ, इनकंसिस्टेंसी आ रही है, वो गंदम बोल रहे हैं, हमने चला निकाला हुआ है, तो अब हमें ये मैटर को रिजॉल्व करने के लिए मजीद काम करना पड़ेगा। और अगर मुद्दा स्टिल अनरिजॉल्व रहे तो हमें उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर अब मजीद डाउट हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता हम किस स्टैंडर्ड की तरफ मूव करते जाएंगे, फ्रॉड की तरफ। तो ये 580 से सफर निकल के कहां पे जाएगा, फिर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की तरफ जा सकता है। अगर उनसे रिप्रेजेंटेशन डिमांड की है और वो जनाबे हजूर प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो आप ये डिस्कस करेंगे विद मैनेजमेंट, उनकी इंटेग्रिटी को रीइवैल्यूएट करेंगे और अप्रोप्रिएट एक्शंस लेंगे। एम आई क्लियर? यही कुछ बातें आईकैप बार 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 अपने सवालों में रिपीट करता आया है। 580 के अंदर कुछ सवाल आपके हुजूर पेशे खिदमत है, मगर एक और सवाल भी पूछता है कि क्या मुझे इन बातों पे, आपको लिस्ट ऑफ थिंग्स बताएगा और कहेगा कि क्या मुझे इन बातों के ऊपर रिप्रेजेंटेशन लेने की जरूरत है या नहीं। अब मजे की बात यह है, अगर आपने गौर किया हो, चूंकि आप पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं, हर स्टैंडर्ड के एंड के ऊपर ये बात निकलती है कि आया हमें मैनेजमेंट कुछ दे रही है या नहीं दे रही। जिस तरह 550 रिलेटेड पार्टी के केस में हम उनसे लिखवाते हैं कि जो तुम हमें लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हो वो लिस्ट कंप्लीट है और उसमें कोई और पार्टी का नाम मिसिंग नहीं है, किसी भी और ट्रांजैक्शंस का नाम मिसिंग नहीं है। इसी तरह फ्रॉड के अंदर भी हम उसे लिखवाते हैं कि भाई हमें लिख के दो कि तुमने फ्रॉड की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं और तुम्हारे नजदीक कंपनी में कोई फ्रॉड एग्जिस्ट नहीं करता। सब्सीक्वेंट इवेंट लिख के दो कि इसके अलावा कोई और सब्सीक्वेंट इवेंट आएगा नहीं और तुमने हमसे कोई इवेंट छुपाया भी नहीं है। और कुछ याद आ रहा, हमने कल देखा था, हमने कल देखा है अनमॉडिफाइड इमटेरियल में स्टेटमेंट इंडिविजुअली और एग्रीगेटली मटेरियल नहीं है, ये भी लिख के दो। और कुछ ध्यान में आ रहा है? लिटिगेशंस कि कंपनी किसी भी तरह की लिटिगेशंस में इन्वॉल्व नहीं है, जो तुमने हमें बता दी है उसके अलावा।
ओवरऑल। तो ये मसले हैं जो कि हम उनसे लाजमी लिखवा लेते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो चैप्टर के स्टैंडर्ड के एंड पे एक टेबल के अंदर या एक ब्लॉक के अंदर आपको एक लेटर दिया हुआ है, जरा खोले। खोल लिया? देखें, पहला पॉइंट पढ़ते हैं जरा। वी हैव फुलफिल्ड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सेट आउट इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट आपको ये लिख के बता दी जो हमने शुरू में एंगेजमेंट लेटर में जिन जिम्मेदारियों का जिक्र किया था वो सारी की सारी हमने आपको प्रोवाइड कर दी हैं। इस पे हम क्या ले लेते हैं उसे, रिप्रेजेंटेशन। नंबर 2, जो अजम्पशंस वो लोग यूज कर रहे हैं फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, एज अ 540 सिलेबस का वर्ड नहीं है, मगर आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि अजम्पशंस कहीं से भी वो डेवलप कर सकते हैं, जजमेंट्स वो अपनी पसंद से बना सकते हैं। तो आप उनसे लिखवाएंगे कि जो जो अजम्पशंस हैं टू यूज द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग दोस्त मेड एट फेयर वैल्यू आर रीजनेबल, ताकि कल को आप कसूरवार ठहराए ना जाएं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, और ये वाली बात हमने देख ली। ऑल इवेंट सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, यानी कि सब्सिक्वेंट इवेंट, ये वाला पॉइंट हमने देख लिया। लास्ट लाइन पढ़े। यही वो लाइन थी जो कि कल आपको मैं बार बार दिखा रहा था, यही वो लाइन थी। अब मजे की बात है 450 सिलेबस का पार्ट नहीं है, मगर ICAP ने ये लाइन अपने सोल्यूशन में बार बार डाली है, एक जनरल सी लाइन बना के, मगर ये लाइन एक्चुअल में आती कहां से है, 450 से। 450 से फिर नीचे आए, वो सारी बातें कि हमें एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, 240 वाला पॉइंट, 240 वाला पॉइंट, 550 वाला पॉइंट, और फिर एक 250 वाला पॉइंट है नॉन कंप्लायंसेस। तो कम से कम ये इन चीजों के ऊपर तो आपने उनसे रिप्रेजेंटेशन लाजमी ले लेनी है। अच्छा, कोई ऐसा मसला जो कि डिस्क्लोज्ड है, कोई ऐसा इशू जो कि ऑलरेडी FS में आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्लोजर, तो उसके ऊपर अलग से लेने की जरूरत नहीं। ये बातें क्लियर है? शुरू करें। पहला सवाल देखें, आपको सामने ही, बल्कि अब मुझे सोच के जवाब दीजिएगा। टाइम देने, टेक 10 मिनट्स, टेक 10 मिनट्स, डिसाइड कि किसको करना है और किसको नहीं करना। टेक योर टाइम, डिसाइड इसमें कौन सी बात आनी है, कौन सी नहीं आनी, मगर विद लॉजिक मुझे आपने बताना, विद लॉजिक बताइएगा।
You are the manager of Sabha and Company, Chartered Accountants, responsible for the audit of Tiger Limited. While reviewing the draft FS and the working file, following matters have come to your attention. पहला, no subsequent events were identified. इस पे लेंगे? यस सर, क्यों लेंगे? आईए से रिक्वायर करते हैं। आइजा रिक्वायर करता है कि 560 के अंदर आपने उनसे लाजमी लिखवा लेना है कि कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है या नहीं। पॉइंट 2, ड्यूरिंग द स्टॉक काउंट सर्टेन आइटम्स जो कि फिजिकली मौजूद थे मगर स्टॉक शीट में नहीं आ रहे थे, मैनेजमेंट से पूछा तो उन्होंने कहा कि लड़कों ये हमने बेच दिया था बट हमने अभी तक कस्टमर की रिक्वेस्ट पे इसको डिस्चार्ज या डिस्पैच यहां से नहीं किया। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे मल्टीपल इश्यूज हैं। हो सकता है कि ये फेक सेल्स हो, ठीक है, जो इन्होंने ईयर एंड के आसपास रिकॉर्ड क्यों देखें ना, क्योंकि स्टॉक टेक कब होता है? ईयर एंड के आसपास। तो हो सकता है कि ईयर एंड के आसपास इन्होंने फेक सेल्स रिकॉर्ड की हो जिससे सेल्स उनकी बढ़ गई हो मगर स्टॉक को डिस्पैच अभी तक ना किया हो। तो दिस कैन रिजल्ट इनटू FRF, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बट चूंकि सेल्स हैं तो वो FS में आ रही होंगी, तो इस बात पे अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं है। बट कस्टमर की रिक्वेस्ट पे इन्होंने होल्ड किया, तो कस्टमर से हम कंफर्म कर सकते हैं, और अगर कस्टमर हमें कंफर्म नहीं करके दे रहा तो फिर हमारा ऑल्टरनेट तरीका क्या होगा? इनसे लिखवाने का। सर तो ईयर एंड के बाद हम नहीं देख सकते कि ईयर एंड के बाद डिस्पैच हो जाए, तो उसे भी तो कंफर्म ईयर एंड के बाद डिस्पैच हो जाए। अभी तक हो ही नहीं ना, ईयर एंड भी हो गया है, हम ऑडिट के एंड पे खड़े हो गए, यहाँ के कुछ भी नहीं हुआ। पॉइंट 3, बिल्कुल ऐसे ही है मगर कस्टमर की रिक्वेस्ट पे होल्ड किया, कस्टमर ने रिक्वेस्ट की। TL हैज इसी बात पर तो लिखवाएंगे, कस्टमर हैज अ पॉलिसी ऑफ मेकिंग full provision against receivable when they become overdue for 360 days or more. However, 3 customers were not fully provided for in accordance with the TL's policy. The management contended that they are rigorously following up with these parties and are confident to recover the outstanding balances very soon. ये बात FS में आ रही होती है। अगर आप देखें तो कस्टमर के लिए आप वो एक बनाते हैं रिसीवेबल एनालिसिस, जिसको क्या कहते हैं? एजिंग एनालिसिस। तो जो चीज FS में आ रही है उसको अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं है, तो इसके ऊपर हम कुछ नहीं करेंगे। There was only one litigation pending against the company which has appropriately been disclosed in the financial statements. इस पे लिखवाएंगे? इस पे लिखवाएंगे। बेशक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तो डिस्क्लोज हो गई है मगर क्या यही है और इसके अलावा कोई नहीं है? तो कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के लिए, सुने, एक कंप्लीटनेस को और दूसरा इस अमाउंट की एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए हमें ये लिखवाना पड़ेगा। जी ये सवाल देखें जरा, ऑटम 17 क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट A। यू आर द ऑडिट पार्टनर ऑफ GMP एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। CEO क्लाइंट का जो है वो ट्रैवल कर रहा है आउटसाइड द कंट्री। कब जा रहा है? 20 तारीख को, और ईयर एंड के ऊपर वो अवेलेबल नहीं होगा और वो रिपोर्ट पे साइन भी नहीं कर सकता। वो कब होनी है? 29 सितंबर। उसने कहा है कि यार मेरे से साइन पहले ले लो, मेरे जाने से पहले, मेरे जाने से पहले मेरे से साइन ले लो। पॉसिबल है? नो सर, नहीं पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? रिपोर्टिंग डेट के लिए करेंगे। हम रिपोर्टिंग डेट के आसपास करते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते, उसके आफ्टर नहीं कर सकते।
तो इसलिए हम उससे कोई भी रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन नहीं करेंगे। और कोई पॉइंट ज़हन में आ रहा है? उसकी जगह फिर अगर देखें कौन जा रहा है, सीईओ जा रहा है ना, तो लॉ ने क्या कहा था, कम से कम 2, फिर उनसे हमें साइन लेने पड़ेंगे। पार्ट बी, अ क्लाइंट हैज modified the representation letter with regard to the responsibility of management to provide the auditor with all information relevant for the purpose of audit. It has been stated that except for the information destroyed in fire, we have provided all the necessary information for the purpose of audit. हाँ जी, वो तो हो गई ना, अब तो कोई और बात कर रहा। देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि क्लाइंट हैज मॉडिफाइड द रिप्रेजेंटेशन लेटर, यानी कि होता ये है कि हम बना के भेजते हैं क्लाइंट को, हम बना के भेजते हैं कि आपने बस इसको बस साइन कर देना। मगर क्लाइंट ने जब पॉइंट देखा तो क्लाइंट ने उसके अंदर मॉडिफिकेशन की लेटर में कि हमने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, एक्सेप्ट वो इंफॉर्मेशन हमने आपको नहीं दी जो कि डिस्ट्रॉय हो गई थी आग में, उसके अलावा तमाम नेसेसरी इंफॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड कर दी है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। तो ये काम क्लाइंट ने किया है जो कि नॉर्मल लेटर में ऐसा लिखा नहीं जाता। तो अब आप मुझे बताइए क्या करेंगे इसका। नॉट प्रोवाइडेड, और कोई पॉइंट? हाँ बताएं 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 बताएं, सोचें सोचें। भाई वर्डिंग चेंज हो रही है, जो सबसे जरूरी बात है वो क्या है, अल्फाज चेंज हो रहे हैं। नॉर्मली लेटर के ये वाले अल्फाज नहीं होते हैं, तो अगर अल्फाज में रद्दो बदल है तो क्या मैं इसको एक रिलायबल एविडेंस काउंट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो वो जो चेंज करने के मूड में है हम उनसे चेंज नहीं करवाएंगे। हाँ, ये चीज अलग से उनसे लिखवाई जा सकती है मगर इस लेटर में नहीं आएगी। लेटर का फॉर्मेट हम चेंज नहीं करेंगे, ये अलग से हम उनसे रिक्वेस्ट करके लिखवा सकते हैं, क्योंकि जो चीजें आगे में जल गई हैं उसका एक इम्पैक्ट और कहीं जा रहा होगा। रिपोर्ट के अंदर अदर रिपोर्टिंग एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स में हम उसको बता रहे होंगे कि इन्होंने प्रॉपर बैकअप मेंटेन नहीं किया हुआ था, तो ये बात वहां भी नजर आ रही होगी। तो अलग से लिखवाने की वैसे तो जरूरत नहीं है, बट चूंकि इन्होंने पूरा फॉर्मेट ही बदल दिया है तो हम ये रिप्रेजेंटेशन मानेंगे नहीं और उनसे कहेंगे कि भाई हमें अपनी पुरानी उसके ऊपर साइन करके दें। तो वो तो उन्होंने प्रोवाइड करनी है ना, वो तो मैनेजमेंट हमें दे ही रही है। एक्सेप्शन वो ये डाल रहे हैं कि जो आगे में जल गए थे हमने बस आपको वो नहीं दिया, मगर ये एक्सेप्शन डाल देंगे चक्कर में। एक सेकंड आए जरा वापस उस पे आए, लेटर पे आए वापस, मैं आपको दिखाता हूँ क्या 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 रहा है। लेटर पे आ जाए, पेज नंबर क्या है? 123 नहीं, हाँ ठीक है 123। देखिए पहला पॉइंट पढ़े, वी हैव प्रोवाइडेड यू विद एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए थी, जो कि रेलेवेंट थी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एफएस, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए थी फॉर एफएस। तो ये एक है जो कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस टॉपिक को या इस पॉइंट को ही चेंज कर दिया है, इसके अंदर मॉडिफिकेशन ले आए। तो वो मॉडिफिकेशन हम मानेंगे नहीं, ऑल्दो डाटा उन्होंने हमें वो वाला प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है, और हमने ऑडिट पूरा भी कर दिया है। स्कोप लिमिटेशन नहीं आई, क्यों नहीं आई? हमारे पास ऑल्टरनेट एविडेंस होगा, ठीक है, और हम अलग से रिपोर्ट में ये बता रहे होंगे कि भाई इन्होंने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए थे, तो इतना ही बहुत। हमने फिर दोबारा से लिखवाने की जरूरत नहीं थी, मगर मॉडिफाई करके इन्होंने वो पॉइंट दोबारा से रेस कर दिया है। अब इसके ऊपर हमें अलग से लिखवाना पड़ेगा।
अदरवाइज अगर ये चेंज ना करते तो हमें लिखवाने की जरूरत ना पड़ती। पार्ट सी, हाँ जी पार्ट सी क्या देखो जरा। द MD of a client which is a family owned business has sent the following email. I believe के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमने आपको प्रोवाइड किए हैं वो फाइनल है। Although adjustments are required to correct some of the balances, but being immaterial, they would not affect the decision making of the owner. We therefore believe that the audit report may now be signed and the required corrections may be included in the representation letter. हाँ जी, ऑडिटर की देखो रिस्पांसिबिलिटी ओनर तो कह रहा है कि बाकी स्टेक होल्डर भी शेयर होल्डर प्रोवाइडेड, देखिए वो बात कर रहा है इममटीरियल वाली। क्या कह रहा है कि इममटीरियल नहीं है, का मसला नहीं है, लीडर का काम तो एटलीस्ट हमने उससे किस बारे में रिप्रेजेंटेशन लेनी होगी? इममटीरियल जो कि इंडिविजुअल और एग्रीगेट, उस पर लेंगे, उस पर ले लेंगे। और कोई पॉइंट ध्यान में आ रहा? कौन? मैनेजमेंट डिसाइड नहीं कर सकता। मैनेजमेंट डिसाइड नहीं कर सकती, मगर अगर हमें ये लग रहा है कि भाई इसके अलावा कोई और मसला वहां पे मौजूद नहीं है, तो साइन करने के लिए किसके पास जाएंगे? इन्हीं के पास जाएंगे। और कोई पॉइंट ध्यान में आ रहा? एनी पॉइंट? पेज 387 पे है। हाँ जी, इफ एडजस्टमेंट्स आर इममटीरियल, इफ एडजस्टमेंट्स आर immaterial, letter may include the effect of any uncorrected immaterial। पहुंच गए या मैं बस जज्बाती हूँ? सर जी 387 पेज नंबर सबसे ऊपर लिखा हुआ है। इफ एडजस्टमेंट्स आर immaterial, letter may include the effect of uncorrected immaterial misstatements. However, the decision regarding materiality of that amount to be made by the auditor and not by the client। ये बात सही है कि ये फैसला हमारा है, उनका नहीं है। Further, materiality depends on the fact that omission या misstatement influence कर सकती है इकोनॉमिक, या वो दे रहा है उसकी डेफिनेशन, influence कर सकती है इकोनॉमिक decision making of the user for the understanding purpose। ठीक है, ये सारी बात हो गई। If FS remains uncorrected and the required correction is also material, impact of audit report would need to be assessed. In other words, ये फैसला करना हमारा काम था, उनका काम नहीं था। मगर 450 के अंदर जब आपने लेटर बना के भेजा होगा कि इसके अलावा कोई और मसला नहीं है जो कि इंडिविजुअल और एग्रीगेट मटेरियल बन जाए, उसके ऊपर आप उनसे साइन ले रहे होंगे। Am I clear? Am I clear? अब ये सवाल क्यों दिया? क्योंकि ये वाहिद सवाल है जो कि नॉर्मल सवाल से हट के आया था। वरना टिपिकल सवाल जो आता है वो इसी स्लाइड को बार बार टारगेट कर रहा है कि बताएं डाउट है तो क्या करेंगे, और डाउट नहीं है तो अगर हमें उनकी लायबिलिटी पे मसला आ रहा है या वो हमें प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं तो हमारा क्या स्टांस होना चाहिए। तो दीज प्रोसीजर्स आर टू बी क्रैम्ड, दीज प्रोसीजर्स आर टू बी क्रैम्ड। अच्छी बात यह है कि अब आप उसको देख ले, 5 दफा लिखेंगे तो हाथ खुल जाएगा। ठीक है, सॉरी सर, 2-4 दफा लिखेंगे तो हाथ खुल जाएगा। सो दैट इज 580, क्योंकि इसके जो बाकी सवाल हैं वो सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यस सर। तो वो सारे हम इस एक स्लाइड को बार बार देख के भी कैरी ऑन कर सकते हैं। अब गेम ओपन होती है टूवर्ड्स 560, टूवर्ड्स 560। ब्रेक करते हैं, मुलाकात करते हैं ठीक 10 मिनट के बाद। नहीं, बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा बच्चों के लिए। जल्दी आइएगा 10 मिनट के बाद।